सब्सक्राइब कीजिए सिविल इंजीनियर जय कुमार तिवारी चैनल को और बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपको सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित लेटेस्ट वीडियो मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम जय कुमार तिवारी है और मैं गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से सेवानिवृत्त सहायक अभियंता हूँ। अपनी सेवानिवृत्ति के बाद से मैं आपको जन उपयोगी शासनादेशों, मास्टर प्लान, बिल्डिंग बायलॉज, कंपाउंडिंग बायलॉज तथा जन हित की वो सभी सरकारी जानकारी देता रहता हूं, जिनके अभाव में सामान्य लोग सरकारी दफ्तरों में, विकास प्राधिकरण, हाउसिंग बोर्ड के कार्यालय में चक्कर लगाते और परेशान होते हैं। दोस्तों, इसी कड़ी में मैं आज बात करने वाला हूं परचेजेबल एफआईआर के बारे में। कई लोगों के सवाल होते हैं कि परचेजेबल एफआईआर क्या है, एफआईआर क्या है, या परचेजेबल एफआईआर किन परिस्थितियों में दिया जा सकता है, इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, इसकी चार्जेस की गणना कैसे होती है, कितना शुल्क लगता है। आज के वीडियो में आपको इन सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने एफआईआर क्या है, एफएसआई क्या है, कंपनसेटरी एफआईआर क्या है और परचेजेबल एफआईआर क्या है, इसके बारे में बात की थी। आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज बात करते हैं परचेजेबल एफआईआर की। दोस्तों, परचेजेबल एफआईआर के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। बिल्डिंग बायलॉज में ये उल्लेख किया गया है कि मार्केट डिमांड के अनुसार एफआईआर को और फ्लेक्सिबल बनाने के लिए 24 मीटर या इससे अधिक चौड़ी सड़कों पर अनुमन्य एफआईआर के अतिरिक्त एफआईआर क्रय करने का प्रावधान है और इसी प्रावधान को परचेजेबल एफआईआर कहते हैं। एक निर्दिष्ट सीमा तक जो बिल्डिंग बायलॉज में हमारा बेसिक एफआईआर अनुमन्य होता है, उसके ऊपर कुछ और एफआईआर दिया जा सकता है, जिसमें शुल्क भी लिया जाता है और शुल्क लेके अनुमन्य एफआईआर के ऊपर जो एफआईआर दिया जाता है उसी को हम परचेजेबल एफआईआर कहते हैं। बात करते हैं कि परचेजेबल एफआईआर लेने के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, क्या अपेक्षाएं हैं बिल्डिंग बायलॉज के अनुसार जो आपको पूरी करनी होती है, तो फिर परचेजेबल एफआईआर मिलता है। शुरू करते हैं। सबसे पहले तो रोड विड्थ की बात है। कोई भी प्रोजेक्ट अगर हमारा 24 मीटर या उससे अधिक चौड़ी सड़क पर स्थित है, तभी उसमें परचेजेबल एफआईआर दिए जाने का प्रावधान बिल्डिंग बायलॉज में है। 24 मीटर से कम चौड़ी सड़कों पर ये नहीं दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। सेटबैक। जब हमारा बेसिक एफआईआर जो भी बिल्डिंग बायलॉज में अनुमन्य है, वो आपको सामान्यतः अनुमन्य किया जाता है। उसके ऊपर जब परचेजेबल एफआईआर और लेने का प्रावधान है, तो सेटबैक फिर उस परचेजेबल एफआईआर को बेसिक एफआईआर में जोड़ के जो बिल्डिंग की हाइट होती है, उस हाइट के अनुसार चारों तरफ रिक्वायर्ड सेटबैक आपको छोड़ने होते हैं। तीसरा है प्रोपोर्शनल यूनिट्स। ये ग्रुप हाउसिंग के केस में बात की जा रही है। अगर हमारा ग्रुप हाउसिंग का प्रोजेक्ट है और बेसिक एफआईआर के अंदर जो कवर्ड एरिया टोटल आता है, उस कवर्ड एरिया में नंबर ऑफ यूनिट्स कितने अनुमन्य हो रहे हैं, उनका जो प्रोपोर्शन है, उसी प्रोपोर्शन में जो परचेज किया जा रहा है एफआईआर, उसमें भी बेसिक एफआईआर के प्रोपोर्शन में यूनिट अनुमन्य किए जाने का प्रावधान परचेजेबल एफआईआर में भी है। आगे चलते हैं तो स्ट्रक्चरल सेफ्टी। दोस्तों, स्ट्रक्चरल सेफ्टी जब हमारा बेसिक एफआईआर के ऊपर एफआईआर और परचेज हो रहा है, तो बिल्डिंग में और एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर सेफ्टी की जरूरत है। तो इस हाइट पे जो बिल्डिंग बनेगी, उस बिल्डिंग का बिल्डिंग बायलॉज में जो स्ट्रक्चर सेफ्टी के प्रोविजंस हैं, उन प्रोविजंस के अनुसार आपको स्ट्रक्चरल सेफ्टी का प्रमाण पत्र इंजीनियरिंग कॉलेज से, IIT से लेके हमारे बिल्डिंग बायलॉज के प्रावधानों के अनुसार प्राप्त करना आपकी अनिवार्यता है। आगे चलते हैं। फायर सेफ्टी। दोस्तों, जैसे ही एक्स्ट्रा आपको परचेजेबल एफआईआर के रूप में मिलता है, तो बिल्डिंग में अतिरिक्त यूनिट आती हैं, उसका एफआईआर बढ़ जाता है, सेटबैक्स बढ़ जाते हैं, तो फिर उस बिल्डिंग के अनुसार आपको उस जो प्रस्ताव आपने एफआईआर प्लस परचेजेबल एफआईआर के साथ जो प्रस्ताव दे रहे हैं, उसके अनुसार फायर सेफ्टी की रिक्वायरमेंट्स जो अग्निशमन विभाग में आवश्यक हैं, उसके अनुसार भी आपको फायर सेफ्टी की सर्टिफिकेट अग्निशमन विभाग से लेके प्रस्तुत करना पड़ता है। फिर पार्किंग की बात आती है। दोस्तों, पार्किंग हमारे एक्स्ट्रा जो परचेज कर रहे हैं एफआईआर, उस एफआईआर को शामिल करते हुए जो यूनिट टोटल हो जाएंगी, उसके अनुसार आपको पार्किंग का प्रोविजन भी बिल्डिंग बायलॉज में वर्णित उपविधि प्रोविजंस के अनुसार
पार्किंग का आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी। फिर चलते हैं यूज। इसमें बात ये करेंगे कि क्या ये परचेजेबल एफआईआर हमें सब तरह के भू उपयोग में मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। पहले हम बात करते हैं कि किन उपयोग में ये मिल सकता है। हमारे ग्रुप हाउसिंग जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें परचेजेबल एफआईआर दिए जा सकते हैं, कॉमर्शियल प्रोजेक्ट्स में दिए जा सकते हैं, ऑफिस यूज के लिए जो भी बिल्डिंग्स हम बनाने वाले हैं उसमें भी परचेजेबल एफआईआर दिया जा सकता है। पब्लिक यूटिलिटी, सेमी पब्लिक फैसिलिटीज़ और यूटिलिटीज़ के लिए ये परचेजेबल एफआईआर अनुबंध किया जा सकता है, और कम्युनिटी फैसिलिटीज़ के लिए भी ये परचेजेबल एफआईआर अनुबंध किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि कहाँ पे नहीं मिल सकता है। दोस्तों, हमारे रेजिडेंशियल भू उपयोग में अगर प्लॉटेड डेवलपमेंट के अंदर एकल आवासीय यूनिट हैं तो उन एकल आवासीय यूनिटों पर परचेजेबल एफआईआर दिए जाने का प्रावधान नहीं है। रोड की चौड़ाई अगर 24 मीटर से कम है तो ऐसे परियोजनाओं पर भी ये परचेजेबल एफआईआर नहीं दिया जा सकता है। और इंडस्ट्रियल लैंड यूज के लिए जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं जहां उद्योग लगाने की बात होती है, इंडस्ट्रियल लैंड यूज में भी परचेजेबल एफआईआर दिए जाने का बिल्डिंग बायलॉज में प्रावधान नहीं है। दोस्तों, इसका तरीका कैसे है मिलने का? हर प्राधिकरण में या उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के कार्यालय में अगर ये हमारा प्रोजेक्ट परचेजेबल एफआईआर के लिए सबमिट होता है तो पहली तो रिक्वायरमेंट से है कि नक्शा जो बेसिक एफआईआर के लिए पास होगा उसी के साथ ही हमें परचेजेबल एफआईआर का भी प्रोविजन नक्शे के साथ ही उसी नक्शे में सबमिट करना है, और नक्शे की स्वीकृति परचेजेबल एफआईआर के साथ ही मिलेगी, और स्वीकृति से पहले परचेजेबल एफआईआर का संपूर्ण शुल्क आपको प्राधिकरण में या हाउसिंग बोर्ड में जमा कराना होगा। और इसकी प्रक्रिया ये है कि उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद में आवास आयुक्त की अध्यक्षता में, विकास प्राधिकरणों में उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन होता है। इस कमेटी में विकास प्राधिकरण के अधिकारी, जल निगम के अधिकारी, लोक निर्माण विभाग के अधिकारी, जिला अधिकारी के प्रतिनिधि, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक विभाग उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि, अग्निशमन विभाग के प्रतिनिधि आदि अधिकारी जो सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर के स्तर से कम ना हो इस कमेटी के सदस्य होते हैं। और वो कमेटी मानचित्रों का फायर सेफ्टी के अनुसार, सेटबैक्स के अनुसार, हाइट के अनुसार और स्थल पर जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की स्टेज है, सड़क है, सीवर है, नाली है, बिजली की लाइन है, उनकी उपलब्धता के अनुसार साइट का निरीक्षण करके, मानचित्रों का परीक्षण करके ये निर्णय लेती है कि इस केस में परचेजेबल एफआईआर दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता है। और कमेटी अगर ये निर्णय लेती है कि दिया जा सकता है तो कमेटी की संस्तुति के उपरांत उपाध्यक्ष संबंधित विकास प्राधिकरण के अथवा हाउसिंग बोर्ड में आवास आयुक्त इसको स्वीकृत करते हैं। दोस्तों, ये तो बात हुई कि इसमें स्वीकृति कैसे होती है। एक बात यहाँ और बतानी आवश्यक है कि ये हमारे बिल्डिंग बायोलॉजी में प्राविधान है कि मास्टर प्लान में जो निर्मित क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में 24 मीटर चौड़ी सड़क पर अधिकतम 20% ही परचेजेबल एफआईआर दिया जा सकता है। इसका मतलब वो बेसिक एफआईआर का 20% और एक्स्ट्रा। इसी तरह जो विकसित क्षेत्र हैं उसमें 33% ही बेसिक एफआईआर का परचेजेबल एफआईआर दिए जाने का प्राविधान है, तथा जो नए और अविकसित क्षेत्र हैं उसमें बेसिक एफआईआर का 50% परचेजेबल एफआईआर दिया जा सकता है। अब बात करते हैं कि परचेजेबल एफआईआर में शुल्कों की गणना कैसे होती है। कैलकुलेशन का जो फार्मूला है वो ये है कि जो C बराबर LE इंटू RC इंटू P, यहाँ क्या डिनोमिनेट करता है, ये C जो है वो टोटल परचेजेबल एफआईआर का शुल्क है जिसको हम लोग निकालने जा रहे हैं, और जो LE है वो जो हम परचेज कर रहे हैं एफआईआर उसकी जो प्रोपोर्शनेट लैंड का एरिया है वो है प्रोपोर्शनल लैंड एरिया। क्रय योग्य एफआईआर है तो प्रोपोर्शनल लैंड एरिया। अभी हम जब बात करेंगे इसका एक एग्जाम्पल देके कैलकुलेशन भी करके दिखाएंगे, उस समय इसको हम विश्लेषण करेंगे इसका मतलब क्या हुआ। और आरसी का मतलब है रेट ऑफ लैंड, वहाँ की जो हमारी परियोजना है वहाँ का जो भूमि है उसका रेट क्या है, इस पर भी थोड़ा डिस्कशन है। अभी जब कैलकुलेशन करेंगे तो इस पर बात करेंगे। और पी है फैक्टर, ये फैक्टर जो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है ये फैक्टर है कि कॉमर्शियल के लिए 0.8 है, ऑफिस और इंस्टीट्यूशनल के लिए 0.6 है,
ग्रुप हाउसिंग के लिए 0.4 है, पब्लिक एंड कम्युनिटी फैसिलिटीज़ के लिए ये 0.3 है। अब हम बात करते हैं उदाहरण के साथ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि चार्ज कितना है। दोस्तों फार्मूला हमारा है C बराबर LE इंटू RC इंटू P। C का मतलब है परचेजेबल एफआईआर का जो टोटल चार्ज आने वाला है वो, LE है इक्विवेलेंट लैंड, इस पे हम बात करेंगे कैसे है इसका मतलब, और RC है रेट ऑफ लैंड, और P है हमारा फैक्टर, अभी पहले बात कर चुके हैं। उदाहरण के लिए अगर हमारा प्रोजेक्ट 10,000 स्क्वायर मीटर लैंड पे है, ये हमारा जो बेसिक एफआईआर के लिए स्वीकृत होने वाला प्रोजेक्ट है, 10,000 स्क्वायर मीटर उसका लैंड है और 2.5 बेसिक एफआईआर है, बेसिक एफआईआर 2.5 है, तो 10,000 स्क्वायर मीटर लैंड पे बेसिक एफआईआर 2.5 के साथ हमें इसका इसमें गुणा हो जाएगा, तो 10,000 में 2.5 का गुणा करेंगे तो 25,000 स्क्वायर मीटर कवर्ड एरिया हमारा नॉर्मली स्वीकृत होगा अगर हम परचेज नहीं करते तब। अब अगर हमारा ये उदाहरण के लिए ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट है, 24 मीटर या उससे अधिक चौड़ी सड़क पर स्थित है और निर्मित क्षेत्र में स्थित है, निर्मित क्षेत्र में 20% एफआईआर परचेज किया जा सकता है। 20% का मतलब बेसिक का 20%, तो बेसिक हमारा 25,000 स्क्वायर मीटर सेंक्शन हो रहा है नॉर्मली। इस 25,000 का 20% हम परचेज कर सकते हैं निर्मित क्षेत्र में ग्रुप हाउसिंग के लिए, तो 25,000 का 20% हुआ 5,000 वर्ग मीटर हम और परचेज कर सकते हैं इस केस में। तो अब हम बात कर रहे थे कि प्रोपोर्शनल लैंड कितनी है और कैसे निकलेगी। अगर हम कल्पना करें कि हमें केवल 5,000 स्क्वायर मीटर ही अपने प्रोजेक्ट में पास कराना है और सारा कुछ भूल जाएं, तो 5,000 स्क्वायर मीटर एफआईआर है। 5,000 स्क्वायर मीटर अगर एफआईआर हम पास कराते हैं तो भूमि की आवश्यकता हमें कितनी पड़ेगी, ये निकालने के लिए इस 5,000 में अगर बेसिक एफआईआर 2.5 है, बेसिक हमें 2.5 इस क्षेत्र में अनुमान है, तो 5,000 स्क्वायर मीटर जो 20% परचेज करने वाला एफआईआर है, इसमें बेसिक एफआईआर का हम भाग दे देंगे तो हमारी ये प्रोपोर्शनल लैंड निकल आएगी, जिसको हम LE कहते हैं, इक्विवेलेंट प्रोपोर्शनल लैंड। मतलब जो एफआईआर हम परचेज कर रहे हैं उस परचेज के लिए जो हमारी समानुपातिक भूमि है वो परचेज करने वाले एफआईआर में बेसिक एफआईआर का भाग दे देंगे तो आ जाएगी, इस केस में 2,000 वर्ग मीटर आ जाएगी। अब रेट ऑफ लैंड, मान लीजिए यहाँ का जो हमारा रेट है वो 8,000 है, ये एग्जाम्पल है, हम मान लेते हैं ताकि कैलकुलेशन को हम आगे कर सकें। यहाँ थोड़ा डिस्कशन है बताने के लिए कि बिल्डिंग वायलेज में ये प्राविधान है कि अगर कोई लैंड कॉमर्शियल, ग्रुप हाउसिंग, ऑफिस यूज के लिए नीलामी से प्राप्त हुआ है तो नीलामी की दर अथवा प्राधिकरण की वर्तमान सर्कल रेट, उनमें से जो अधिक है वो इसकी कैलकुलेशन में लिया जाएगा नीलामी के केस में। और अगर नीलामी नहीं हुई है, प्राधिकरण से अलॉटमेंट में भूखंड मिला है या आवास विकास से अलॉटमेंट में भूखंड मिला है और उसमें अगर डीएम सर्कल रेट अधिक है, प्राधिकरण का रेट कम है, ऐसे केस में डीएम सर्कल रेट और प्राधिकरण अथवा आवास विकास के सर्कल रेट को जोड़ के उसमें 2 का भाग दे देंगे, मतलब जो एवरेज रेट आएगा वो इसकी कैलकुलेशन में रेट ऑफ लैंड के रूप में लिया जाएगा। तीसरा केस इस प्रकार है, अगर डीएम सर्कल रेट कम है और प्राधिकरण से अलॉटमेंट का रेट अधिक है तो इसमें प्राधिकरण का जो रेट अधिक है वही इसकी कैलकुलेशन में रेट ऑफ लैंड के रूप में लिया जाएगा। तो इस तरह हम रेट देख लेते हैं कि हमारा रेट क्या है। इस उदाहरण में हमने माना है कि हमारा 8,000 रुपये पर स्क्वायर मीटर रेट है लैंड का वहाँ जो है। तो अब हम चार्ज की गणना करते हैं। चार्ज कैसे निकलेगा, जो क्रय एफआईआर का चार्ज है ये हमारा आया समानुपातिक भूमि 2,000 वर्ग मीटर LE, ये क्या है 2,000 वर्ग मीटर LE है ये। इस LE में रेट ऑफ लैंड का गुणा कर दिया इस फार्मूले में जो आ रहा है 8,000 रुपया है वो इसमें गुणा कर दिया 8,000 का, और फिर ये P है फैक्टर, ग्रुप हाउसिंग के लिए ये फैक्टर 0.4 है, अभी हमने बात करी थी ऊपर चार्ट में देख के। तो 2,000 का गुणा 8,000 में कर देंगे, 2,000 LE हो गया, 8,000 हमारा RC हो गया और ये हमारा P हो गया। तो C बराबर LE इंटू RC इंटू P हो गया। इस तरह हम 2,000 में 8,000 का गुणा करके 0.4 का गुणा कर देंगे तो ये 64 लाख आया। तो इस उदाहरण में हम समझ सकते हैं कि परचेजेबल एफआईआर की कैलकुलेशन
कैसे होती है। दोस्तों एक बात और है बताने के लिए कि परचेजेबल एफआईआर कितना मिल सकता है, इसकी सीमा ये है कि अगर हमें किसी केस में कंपनसेटरी एफआईआर मिला हुआ है। कंपनसेटरी एफआईआर क्या होता है हमने पिछले वीडियो में बताया हुआ है, अगर आप देखना चाहें तो पिछले वीडियो को देख सकते हैं, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहे हैं। तो अगर हमें किसी केस में एक कंपनसेटरी एफआईआर मिला हुआ है तो वो कंपनसेटरी एफआईआर का जो एरिया है वो हमारे टोटल परचेजेबल एफआईआर में से घट जाएगा और जो बचेगा वो ही आप हमें परचेजेबल एफआईआर अनुबंध होगा। दोस्तों एक यहाँ पे बात और है कि परचेजेबल एफआईआर के लिए ये प्रावधान बिल्डिंग बायलॉज में है कि परचेजेबल एफआईआर में जो एरिया हमें एफआईआर के रूप में मिल रहा है जिसमें हम यूनिट बनाएंगे, उस एरिया को वहाँ के क्षेत्र का जो प्रचलित घनत्व बिल्डिंग बायलॉज के अनुसार है, उस प्रचलित घनत्व में वो एरिया नहीं जोड़ा जाएगा, वो आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। प्रचलित घनत्व के ऊपर आपको परचेजेबल एफआईआर का एरिया मिलता है, इसका आप शुल्क जमा कराते हैं। ये इसका प्रावधान बिल्डिंग बायलॉज में दिया हुआ है। दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो के लिए हम लोग विदा लेते हैं, अगले वीडियो में फिर बात करेंगे। नमस्कार।